नमस्कार, यूट्यूब लाइव में आपका स्वागत है और हम बात करेंगे इस वीडियो में पाकिस्तान चुनाव नतीजों को लेकर और जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं, ट्रेंड जो है वो बार-बार चेंज हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्या है पर्दे के पीछे की बात, इन सब बातों पे मैं और कादम्बनी आपसे गुफ्तगू करेंगे इस वीडियो में। जी, मैं कादम्बिनी और मेरे सहयोगी उमाशंकर सिंह। पाकिस्तान में जो चुनाव है, उस पर दुनिया भर की नज़र है और भारत की तो ख़ास नज़र है, भारत कुछ कहे ना कहे, लेकिन जो लोकतंत्र की बात होती है और चुनाव उसके कारण कराया जाता है, तो पाकिस्तान में ये लोकतंत्र किस प्रकार का चल रहा है, उमा, ये देखना ज़रूरी है। जी, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लें कि अब तक जो चुनाव नतीजे आए हैं घोषित तौर पे, वो 53 नतीजे आए हैं और इसमें पीटीआई को 18 सीट मिली है। पीटीआई समर्थित जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, 18 सीटों पर अब तक वो जीत हासिल कर चुके हैं। अगर पीएमएल-एन की बात करें तो 17 सीटों पर जीत मिली है और पीपीपी की बात करें तो 15 सीटों पर जीत मिली है। तो जो एक शुरुआती रुझान था जिसमें कि पीटीआई बिल्कुल तेज़ी से आगे बढ़ती नज़र आ रही थी और रात तक ऐसा लग रहा था कि 154-55 सीट पीटीआई समर्थित जो आज़ाद उम्मीदवार है वो जीतेंगे, उस पे लगाम लगी है और इसके पीछे ज़रूर कुछ न कुछ खेल हुआ है, ऐसा पीटीआई का आरोप है। बिल्कुल, लगातार हम और आप जो देख रहे हैं वहाँ से जो बयान आ रहे हैं, खासकर पीटीआई के जो नेता हैं, हालाँकि पार्टी प्रतिबंधित है, वो चुनाव नहीं लड़ सकती है। इमरान खान 34 साल के लिए जेल में हैं और उनको सज़ा जो हुई है। लेकिन जो एक अनऑफ़िशियल ट्रेंड कह के चल रहा था कि उसमें एक बार तो ऐसा भी हुआ कि 150 पे लीडिंग नज़र आ रही थी पीटीआई, हाँ, लेकिन 154 तक भी गया। हाँ, तो उसके बाद लेकिन ये जो घटा है, उसके कारण अब ये आरोप लग रहे हैं कि चुनाव में रिगिंग हुई है, उसमें गड़बड़ हुई है। हाँ, जो चुनाव जो वोटिंग है वो 5 बजे शाम को कल खत्म हो गई। उसके बाद से ही जो वोटों की गिनती का काम है वो शुरू हो गया। थोड़ा सा हम इस पे बात कर लेते हैं कि आखिरकार वोटों की गिनती पाकिस्तान में होती कैसे है। जैसे ही चुनाव खत्म होता है तो हर पोलिंग स्टेशन पे गिनती का काम शुरू होता है। ऐसा नहीं होता कि बैलेट बॉक्सेस को इकट्ठा करके किसी एक काउंटिंग सेंटर पे ले जाया जाए और तब वहाँ पे वोटों को जो मतपत्र हैं उसको मिलाया जाए और फिर उसके बाद गिनती, जो कि भारत में इस तरह से जब बैलेट पेपर पे होता था चुनाव तो वो तरीका अपनाया जाता था। यहाँ पोलिंग बूथ पे पोलिंग खत्म हुई और उसके बाद ही जो वोटों की गिनती का काम शुरू हो जाता है। तो अगर एक पोलिंग बूथ पे अगर 1000 वोट है और 1000 में से 800 वोट गिरे हैं तो बहुत कम टाइम लगता है वो 800 वोट को गिनने में। और अगर 100 पोलिंग बूथ है एक कॉन्स्टिट्यूंसी में तो 100 पोलिंग बूथ पर जो मतों की गिनती का जो काम है वो कुछ घंटों के भीतर ही हो जाता है। लेकिन इसमें फिर जो सवाल उठ रहे हैं, जो जिसको लेकर आरोप लग रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि वोटिंग खत्म होने के करीब 11 घंटे लगे ऑफिशियल पहले नतीजे को आने में। तो ये अपने आप में बताता है कि क्या वहाँ पर किस लेवल पे रिगिंग हो रही है। एक बार इसको बताएं कि कहाँ-कहाँ पे घोटाला हो सकता है? जी देखिए, जैसे 2013 चुनाव कवर करने के लिए जब मैं पाकिस्तान में था तो उस समय जिस दिन वोटिंग हुई 13 मई था शायद वो, और वो 2-2:30 बजे रात तक जो नतीजे हैं वो साफ हो गए थे। जो घोटाले की जो गुंजाइश होती है वो ऐसे होती है कि आपको एक पोलिंग बूथ पे, जैसा कि मैंने बताया कि आपके वोट, मान लीजिए कि एक पोलिंग बूथ पे 900 वोट है या 1000 वोट है, 1000 वोट में से 800 वोट गिरे। अब जो सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिले वो 300, 350 या 400 मान लीजिए किसी को मिले और बाकी 400 वोट अलग-अलग प्रत्याशियों में बटे। तो फॉर्म 45 वहाँ पे दे दिया जाता है। उसमें हर उम्मीदवार को कितने वोट मिले, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं, पोलिंग बूथ नंबर क्या है, वो दे दिया जाता है। अब अगर ऐसे एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 100 बूथ हैं तो 100 फॉर्म 45 जो है वो दिया जाता है। उसके बाद उम्मीदवार की जो कोशिश होती है वो फॉर्म 47 हासिल करने की होती है, जो कि रिटर्निंग ऑफिसर जारी करता है। और उस फॉर्म 47 में एक तरह से उसके जीत की तस्दीक होती है, क्योंकि जो 100 अगर बूथ से जो अलग अलग फॉर्म 45 आए तो उसको एक्युमुलेट किया जाता है, उसको जोड़ा जाता है और उस आधार पे फॉर्म 47 मिलता है। लेकिन जो आपने पूछा कि घोटाला कहाँ हो सकता है, तो फॉर्म 45 उम्मीदवार को देने के बाद जो फॉर्म 47 जिसके लिए वो जाता है उसके बीच में फॉर्म 46 जो है वो दिया जाता है और उसमें इस बात का जिक्र होता है कि कितने वोट उसमें रिजेक्ट हो गए। मान लीजिए कि आप एक उम्मीदवार हैं और आपको बता दिया कि आपके फलाने पोलिंग बूथ पे आपको 100 में से 50 वोट मिले, ये तो बता दिया, लेकिन उस 50 में कितने इनवैलिड है वो नहीं बताया। तो फॉर्म 46 जब दिया जाता है तो उसमें 50 में से हो सकता है कि आपका 40 वोट जो है वो उसको बता दिया जाए कि ये इनवैलिड है, गलत तरीके से इनकरेक्ट है या उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो जब आप फॉर्म 47 लेने जाएंगे तब तक पता चला कि जो आप जीते नजर आ रहे थे फॉर्म 45 में, एक्चुअली में फॉर्म 46 जो है वो आपको हारा हुआ बता रहा है।
तो इसीलिए ये जो पूरा उमा ने बताया है, उसके कारण जो अनऑफिशियल जो फिगर्स आए थे, जो रुझान आए थे, वो बहुत मायने नहीं रखते हैं। जो फाइनल तौर पर आधिकारिक जो घोषणा होती है, वो सबसे ज़्यादा मायने रखती है। और वहाँ फॉर्म 45 से लेकर आधिकारिक फॉर्म 47 घोषणा तक बहुत कुछ बदल सकता है, और वो बदलता यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है। और वहाँ पर एक जो समस्या आई थी, इंटरनेट बंद कर दिया गया था, तो उसके कारण लोग बता रहे हैं कि हाँ, यहाँ पर इसके कारण भी समस्या हुई और जल्दी रिजल्ट नहीं आया। लेकिन वजह ये जो है वो काफी नहीं है, आप क्योंकि थोड़ा ये भी बता दीजिए कि किस तरीके से जो ईएमएस है, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, वो वहाँ पे इंटरनेट आधारित नहीं है। ये दलील कई बार इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया गया था। इंटरनेट आधारित नहीं है, लेकिन वहां पर जिस तरह से पीटीआई के समर्थक उसको एक उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हाँ, इसके कारण हमें समस्या हुई, वो एक फैक्टर हो जाता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने ये आरोप लगाया कि इंटरनेट जो बंद कर दिया गया, तो क्योंकि पाकिस्तान में जो इमरान खान के वोटर हैं वो ज्यादातर युवा वोटर हैं, और 12 करोड़ 85 लाख जो वोटर हैं उसमें से 44% की जो उम्र है वो 35 साल से कम की है। इंटरनेट बंद करने से ये हुआ कि जो मोबाइलाइज करके उनको ला सकते थे वो नहीं ला पाए, और बड़ी तादाद में। हालांकि नहीं ला पाए, तब तो नतीजा ये है कि शुरुआती रुझान में लोग इतने आगे गए हैं। तो इस पे आप जो इमरान खान की लोकप्रियता है, इसको आपको लगता नहीं है कि वो कमी नहीं आई है तमाम उनको जेल में बंद करने के बाद भी, और उनके पार्टी का सिंबल छीनने के बाद भी? आपको लगता है ना कि वो लोकप्रियता अभी भी बरकरार है, तभी शुरुआती रुझान में ये नतीजा है? इंटरनेट बंद करने का एक फैक्टर ये भी है कि एक बहुत जबरदस्त वहां पर र्यूमर चला कि अदियाला जेल के बाहर जनता जुट रही है, लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा असल में हो नहीं रहा है। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं, अदियाला में बंद है इमरान खान, तो ये छोटी छोटी चीजें शायद इसको अवॉइड करने के लिए, और बहुत अलग अलग फैक्टर्स यहाँ पर, क्योंकि हर चीज के पीछे यहाँ पाकिस्तान में सेना है। अब इमरान खान की आपने लोकप्रियता की बात पूछी है, तो ये जो वहाँ के पॉपुलेशन की बात आपने बताई, जो ऑलमोस्ट आधा पॉपुलेशन जो है वो 35 साल के नीचे का है, उनको बदलाव दिखता है। इंटरनेट जो है वो पाकिस्तान में है, बाकी दुनिया भी दिखती है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस को एड्रेस किया इमरान खान ने। पहली बार वहाँ पर जनता ने देखा कि सेना को भी कोई चैलेंज कर सकता है, वजह उसकी चाहे जो हो इमरान खान की, लेकिन उसको भी चैलेंज कर सकता है। कई चीज़ों उन्होंने जो सब्सिडीज की बात आई, एक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आई, बहुत सारी बातें उन्होंने की। तो ये जो फैक्टर है ये अभी भी काफी अलाइव है। जहां तक नवाज शरीफ का फैक्टर है, वो कहीं ना कहीं एक पिछले जनरेशन का फैक्टर नजर आता है, लेकिन एक वो मंजे हुए पॉलिटिशियन है, और वो यहाँ पर साफ नजर आ रहा है। उनको इनफैक्ट इंटरनेशनल मीडिया में कमबैक मैन कहा जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जो इमरान खान के राज में सब कुछ अच्छा हुआ ऐसा नहीं है, क्योंकि आर्थिक जो बदहाली का जो दौर है, जो सिलसिला है, जो पहले से आ रहा था, और जिस तरीके से आईएमएफ का विरोध करते रहे थे अपोजिशन में रहते हुए इमरान खान, हालांकि सरकार में आने के बाद जो है उसी आईएमएफ के सहारे जो उनको भी जाना पड़ा, और अभी आईएमएफ ने जो अपनी जो किस्तें जारी करनी शुरू की है, और अगर ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आगे बढ़ती है तो फिर उसमें भी खतरा होगा, और पाकिस्तान की जो आर्थिक हालत है और ज़्यादा बदहाल होगी। तो लोगों की सबसे बड़ी चिंता वहाँ पे यही है कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो ना आए चुनाव नतीजों के मद्देनजर, और फ्रैक्चर्ड मैंडेट ना आए। हालांकि जो हमने अभी 53 सीटों का जो आंकड़ा दिया है उसमें साफ तौर पे फ्रैक्चर्ड मैंडेट लग रहा है। और हाँ, एक सूरत हाल नजर आ रही है कि पीपीपी और पीएमएलएन जैसे 2008 में मिलकर सरकार बनाई थी, जैसे पीडीएम बनाया था जो इमरान खान की सत्ता जाने के बाद, तो ये दोनों पार्टियां जो हैं वो एक साथ मिल जाएं तो फिर ये आउट नंबर करती हैं पीटीआई को। और दूसरा ये भी है कि पीटीआई अगर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे इनके निर्दलीय कैंडिडेट जीत के आते भी हैं तो उनके सामने एक नेतृत्व की समस्या है, क्योंकि इमरान खान जेल में है, और उस लेवल का जो दूसरा लीडर है वो पीटीआई में नहीं है जो सबको एक साथ रख सके। और ऐसे में खतरा इस बात का भी है कि बेशक वे सबसे बड़ी पार्टी बनकर या सबसे बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार जीत कर आ जाएं, लेकिन उनको जब किसी पॉलिटिकल पार्टी को एफिलिएट करना होगा 72 घंटों के भीतर, तो दबाव डाल के साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर उनको किसी को कहा जा सकता है कि आप पीपीपी को ज्वाइन कर लीजिए या पीएमएलएन को ज्वाइन कर लीजिए। पीपीपी ने दावा करना भी शुरू कर दिया है कि बहुत सारे जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनकी तरफ आएंगे। तो एक खतरा, नेतृत्व का संकट तो अभी भी पीटीआई के मद्देनजर है, चाहे बेशक उनकी उम्मीदवार बहुत बड़ी तादाद में जीतते नजर आए हों शुरुआती रुझान के अलावा। ये टेक्निकलिटी भी बता दीजिए कि अगर बहुत ज्यादा संख्या में इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जीतते हैं तो उनको क्या करना हो, क्योंकि पार्टी तो बैंड है, वो निर्दलीय का वहाँ कोई बाहर से सपोर्ट करने का सिस्टम है नहीं।
जी देखिए, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे लड़ सकते हैं वो लड़ते हैं, लेकिन पार्टी उनको बाद में ज्वाइन करना पड़ता है। भारत की तरह नहीं है कि आप निर्दलीय हमेशा बने रह सकते हैं। तो अब जो हमारी आज सुबह बात हुई थी पाकिस्तान के सहाफ़ियों से, वहाँ के पत्रकारों से, तो वो कह रहे थे कि जो आप इंडिपेंडेंट की जो तादाद देख रहे हैं उसमें एक अच्छा खासा बड़ा नंबर, अगर मान लीजिए 154 सीटों पे जो इंडिपेंडेंट लीड करते नजर आ रहे थे शुरुआती रुझानों में, तो उसमें 154 में 154 पीटीआई के नहीं है, उसमें से हो सकता है कि 20 वाकई में निर्दलीय हों और 134 जो है वो पीटीआई के समर्थन वाले निर्दलीय हों। लेकिन आखिरकार उनकी जो सबकी पोजीशनिंग है वो निर्दलीय के तौर पे ही होगी और सबको एक एफिलिएशन दिखाना पड़ेगा। अब क्योंकि पीटीआई का सिंबल छीना हुआ है, पीटीआई के लीडर जेल में बंद है, एक पॉलिटिकल फोर्स के तौर पे वो चुनाव नतीजों में तो नजर आ रहे हैं, लेकिन लीडरशिप की कमी के चलते उनके टूटने का खतरा, बिखरने का खतरा है। और एक बार जीत जाने के बाद कोई नहीं चाहेगा कि वो फिर से चुनाव में जाए, और वो चाहेगा कि किसी न किसी तरह से उसकी जो सांसदी है, उस जो नेशनल असेंबली के लिए चुन के आए, वो बची रहे। और तमाम तरह के दबाव, आपने बात की सेना की, तो सेना किस तरह का दबाव डाल सकती है, उसके क्या डायनामिक्स हो सकते हैं, क्यों इस तरह का वो चाहती है कि अब पहले कठपुतली एक सरकार के तौर पे माना गया कि इमरान खान को बिठाया, अब जो है वो पात्र बदल दिया है, अब नवाज शरीफ को बिठाना चाहते हैं। इसमें थोड़ा सा आप रोशनी डालें। देखिए, सेना के लिए अगर पीएमएलएन जो है वो चुनाव हारती है और ये बिल्कुल सामने आ जाता है आधिकारिक तौर पर, अभी आधिकारिक ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत शुरुआती नतीजे आए हैं। अगर चुनाव हारती है पीएमएलएन तो वो सेना के लिए सबसे बड़ा लॉस ऑफ फेस होगा, क्योंकि सबको पता है कि इस वक्त नवाज शरीफ के पीछे सेना खड़ी है। अब सेना सामने आके कुछ नहीं करना चाहती, क्योंकि सेना को भी ये अब इतने वक्त में ये एहसास हो गया है कि कठपुतली सरकार चलाना उसके लिए ज्यादा आसान है, क्योंकि एक तो सीधी उसकी जिम्मेदारी कुछ भी नहीं बनती, दूसरा ये कि वो उनसे सरकार से कुछ भी करा सकती है और जब मन करे तो उसको बदलवा भी सकती है। अब इसमें एक जो पेज फंसा था जो इमरान खान का, तो आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान में सड़कों पे विरोध प्रदर्शन हुआ था और किस तरह से सेना के खिलाफ पहली बार सेंटिमेंट्स नजर आए थे। इसका रेपिटेशन जो है सेना वहां पर कतई नहीं चाहेगी। दूसरा फैक्टर यह है कि एक दुनिया भर में पाकिस्तान का ये इमेज बना कि पाकिस्तान जो है एक ऐसा देश है जो कि टेररिस्ट को पनाह देता है, उनको एक्टिवली इनकरेज करता है कि वो अपने पड़ोसी देशों में हमले करें। और जब उसामा बिन लादेन वहां पर मारा गया, उसके अलावा हाफिज सईद को आईएमएफ के दबाव के बाद और यूएन के दबाव, अमेरिका के दबाव के बाद वहां पर जेल भेजना पड़ा। मुंबई अटैक के वहां पर कितने आतंकी जो है वो खुले घूमते रहे। तो इन सब के बाद वो एक ये दिखाना चाहती है कि असल में पाकिस्तान जो है वो लोकतंत्र है और हम बिल्कुल इसमें इंटरफेयर नहीं करते। तो ये उसके लिए जरूरी है कि इस चुनाव में को उसके सपोर्टेड जो पार्टी है पीएमएलएन जो है वो जीते, ताकि वो इस एक क्या कहते हैं उसको, एक मास्क जो है वो बरकरार रख सके। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि क्योंकि देखिए 70-75 सालों के इतिहास में जो 35 साल से ज़्यादा का वक्त जो है वो सैनिक तानाशाही देखा है पाकिस्तान ने। और मुशर्रफ के कू के बाद, तख्ता पलट के बाद, जब 99 में उन्होंने नवाज शरीफ की तख्ता पलटी थी और 2008 में फिर उन्होंने गद्दी छोड़ी, उसके बाद से सेना को ये लगने लगा कि एक बार सैन्य तख्ता पलट करने के बाद दुनिया भर में बदनामी होती है और सारी जो जिम्मेदारी है देश को की इकोनॉमी से लेकर और तमाम वो सेना के चेहरे पर आ जाती है। तो उन्होंने बेहतर समझा कि हम जो हैं वो पर्दे के पीछे से रहकर एक पॉलिटिकल फेस को आगे करके काम करें। 2008 में जो चुनाव हुआ था, जिसको कि मैंने कवर किया था, उस समय मुशर्रफ के सत्ता छोड़ने के बाद जो सरकार बनी पीएमएलएन और पीपीपी की, और उसके पीछे भी एक लंबा सिलसिला है, क्योंकि नवाज शरीफ चाहते थे कि उस चुनाव को बाइकआउट किया जाए इमरान खान के कहने पे, क्योंकि इमरान खान के साथ उस समय उन्होंने एपीडीएम बनाया था, ऑल पार्टी डेमोक्रेटिक मूवमेंट। इमरान खान चाहते थे कि वो बाइकआउट हो, लेकिन नवाज शरीफ चाहते थे कि पीपीपी भी बाइकआउट करे, तब बाइकआउट करेंगे, लेकिन दोनों ने, पीपीपी ने क्योंकि बाइकआउट नहीं किया तो वो गए। तो उस समय जो मुझे उनको एक इंटरव्यू करने का मौका मिला था और मैंने उनसे पूछा था कि क्या आप पीपीपी के साथ जब इतना एक राब्ता करके चल रहे हैं तो क्या उसके साथ सरकार भी बनाएंगे, तो उन्होंने जो शब्द कहे थे मुझे अभी भी याद है कि शिकस्ते फाश समझते हैं आप, इसका मतलब होता है किसी को जड़ से खत्म करना। तो मुशर्रफ के शिकस्ते फाश के लिए जरूरी हुआ तो इंशाल्लाह हम पीपीपी के साथ मिलकर सरकार भी बनाएंगे, ये बात उन्होंने कही थी। और उसके बाद 2008 के चुनाव नतीजे आए थे, मरी डिक्लेरेशन साइन हुआ, पीएमएलएन ने सपोर्ट किया, पीपीपी की सरकार बनी और 2013 में पहली बार ऐसा हुआ कि चुनी हुई सरकार ने एक बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से वो ट्रांजिशन किया और नवाज शरीफ जो है प्रधानमंत्री बने। लेकिन फिर जो समस्या है वो 2017 से शुरू हुई, जब उनको सत्ता से हटाया गया, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले हुए, जेल में बंद किया गया।
गया और फिर इमरान खान को लाया गया। और जैसा कि आपने बताया है कि इमरान खान को उस समय भी लाने के पीछे बात की कि सेना उनके पीछे खड़ी है। इमरान खान की सेना से अनबन हुई, 2022 आते आते उनको सत्ता उनको गंवानी पड़ी और फिर एपीडीएम बनी और फिर कार्यवाहक सरकार। और फिर अब हम ये देख रहे हैं कि जो पीएमएल-एन की जीतने की बात की जा रही थी और आपने कहा कि फेस ऑफ लॉस होगा सेना के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि सेना इसको इस रूप में दिखाने की कोशिश करेगी, पाकिस्तान की सेना, कि देखिए हम तो कहते थे कि हम इलेक्शन के पीछे नहीं है, हम कोई पर्दे के पीछे से खेल नहीं कर रहे हैं, जो जनता ने वोट डाला वो रिफ्लेक्ट कर रहा है और हमारा अगर ऐसा कुछ होता तो ये कह के अपना फेस बचाने की कोशिश करेगी कि हम इलेक्शन के पीछे नहीं है। तो ये भी एक इसका एस्पेक्ट है। बिल्कुल ये एस्पेक्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि सेना के लिए स्टेक्स यहाँ पर बहुत बड़े हैं। सेना हरगिज नहीं चाहेगी कि किसी भी प्रकार से उनके हाथ से ये चुनाव निकले। तो मुझे लगता है कि जो आपने जो बोला बिल्कुल सही कहा कि वो ये दिखाएगी कि बिल्कुल फेयर तरीके से चुनाव हुए, लेकिन जो अनऑफिशियल प्रोजेक्शंस हुए हैं उसमें वो बड़े साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि ऐसे शुरुआती प्रोजेक्शंस हुए हैं, इसमें इतने इंडिपेंडेंट जीते हैं, इसमें इस तरह से जीते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो चाहेगी कि जो डोर है वो उसके हाथ से बिल्कुल नहीं छूटनी चाहिए, वो बिल्कुल अपने पास रखेगी। अगर आप सारी पार्टीज का भी अगर आप देखें किस तरह से वो बात कर रही हैं, एक मैनिफेस्टोज जो हैं पार्टीज के वो किस तरह के हैं, तो ये लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। लेकिन अगर आप भारत की बात करें तो भारत पर भी एक ही लाइन है, वो लाइन जो है मैं आपसे वो सेना की सवाल है। पूछूंगा भारत पे कि क्या है लाइन, किस तरह से रिश्तों को आगे बढ़ाने की बात उसमें है। उसके पहले एक चीज जोड़ना चाहेंगे कि ये बात पहले से कही जा रही थी कि क्या नवाज शरीफ चुनकर अगर आएंगे तो क्या उनको पूर्ण बहुमत मिलेगा और उनको खुला हाथ मिलेगा, या फिर उनकी जो सत्ता है वो किसी पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी, गठबंधन पे डिपेंडेंट रहेगी, तो सेना को पर्दे के पीछे से खेलने में ज्यादा आसानी रहेगी। तो जो अब मैंडेट निकल कर सामने आ रहा है उसमें जो 18 पीटीआई जीत रही है, यानी कि पीटीआई को बिल्कुल वो खत्म नहीं कर रहे हैं नतीजों में, और दूसरी तरफ जो 17 सीट जो है वो पीएमएल-एन को है और 15 पीपीपी को है। यानी कि अगर पीटीआई के बरक्स कोई दूसरी सरकार बननी है तो इन दोनों पार्टियों को साथ आना पड़ेगा और इस बीच में फिर जो है वो एक जो बंदरबाट है वो कर सकती है पर्दे के पीछे की जो ताकत है। तो वो एक जो आपने सही कहा कि वो एक बैलेंस लेके जो है ना, अपना एक कैलकुलेशन लेके जो है वो चला जा रहा है और इसलिए रिजल्ट इस तरह के आ रहे हैं। बिल्कुल क्लीन स्वीप ना तो पीटीआई को दिया जा रहा है और ना ही इमरान खान को, ना ही नवाज शरीफ की पार्टी को। एक जो खबर आई थी कि नवाज शरीफ जो है वो विक्ट्री स्पीच देने वाले थे, लेकिन जब इस तरह के नतीजे आने लगे तो फिर वो पार्टी दफ्तर से वो और मरियम नवाज निकल कर चले गए। जी बिल्कुल, देखिए इनको जीत का बहुत बड़ा जो उम्मीद थी, बहुत बड़ी जीत की उम्मीद थी। और मरियम नवाज की आपने बात की, मरियम नवाज की जो तकरीरें थी वो लगातार मैं सुन रहा था चुनाव के पहले, इमरान खान के इवन जेल जाने के पहले, और वो साफ तौर पे कहती थी कि 2018 का जब चुनाव हुआ तो मैं और मेरे जो वालिद हैं वो दोनों जेल में थे, तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो तब होगा जब इस बार इमरान खान जेल में हो और हम खुले तौर पे लड़े। तो साफ तौर पे अपनी बात कहती थी और उसी तरह से जो चीजें हैं घटनाक्रम में पाकिस्तान में वो घूमती गई। देखा गया कि किस तरीके से इमरान खान को अंदर किया गया। कोर्ट का वहाँ का डिसीजन है, फैक्ट पे होगा आधारित, हम उस फैसले को उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करते, लेकिन ये तो है बिल्कुल जो काल चक्र घूम गया, जो मैं लगातार बार बार कह रहा हूँ कि पहले सेना जो है वो इमरान खान के साथ थी, अब इमरान खान कह रहे कि सेना जो है नवाज शरीफ के साथ थी। तो वो जो एक मैसिव विक्ट्री की जो एक उम्मीद थी वो नहीं हुई और शौक में जाना इमरान खान का लाजमी है। आप कह रही थी भारत के बारे में, अगर इमरान खान की सत्ता आती या आती है, एक तो अव्वल बात तो ये है कि अगर एक सिंपल मेजोरिटी नहीं मिलती है तो इस बात की जानकारी आ रही कि इमरान खान, माफ कीजिएगा, नवाज शरीफ जो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। एक कंसेंसस कैंडिडेट की जो है कोशिश होगी और हो सकता है फिर से शहबाज शरीफ को ये वो दी जाए। तो एक बार फिर से ऐसी सरकार बनती है तो भारत के साथ रिश्तों को लेकर क्या कोई सुधार की उम्मीद आपको नजर आती है? मुझे तो नजर नहीं आती। मुझे भी नजर नहीं आती। मैं बिल्कुल आपसे अग्री करती हूँ, क्योंकि आप कल आप भी थे और मैं भी थी। जो विदेश मंत्रालय का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें जब पूछा गया प्रवक्ता से कि आप वहाँ के चुनाव पर कुछ कहेंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमको इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी है। एक उसकी कई वजहें, एक तो चुनाव किस प्रकार से हो रहा है उसके पीछे क्या है ये
सर्वविदित है, इसको किसी को बहुत ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि जो सभी पार्टीज ने वहाँ पर जो स्टैंड लिया है वो आर्टिकल 370 के रिमूवल के मामले में स्टैंड लिया है कि जब तक जिस तरह से उसको वापस नहीं लाया जाता है तब तक हम भारत से बात नहीं करेंगे। भारत ने आखिर क्यों बातचीत बंद की, क्यों किसी तरह का भी डिप्लोमेटिक अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान से या आवाजाही बंद की? क्योंकि सीधी सी बात है, भारत का ये कहना है कि आतंक और बातचीत एक साथ नहीं चलेगा, और ये तो बंद हुआ नहीं, अभी भी वहां से आतंकी पाकिस्तान से भारत में धकेले जा रहे हैं, अभी भी यहाँ पर आतंकी वारदात कर रहे हैं। तो जब तक वो कहते हैं कि नॉन स्टेट एक्टर, बिल्कुल, और नॉन स्टेट एक्टर्स वहां पर वीआईपी ट्रीटमेंट में बैठे हुए हैं, तो ये तो फैक्टर तो बंद नहीं हुआ है। आतंकवादी हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद वो चुनाव हार गया, ये भी एक अच्छी बात है। हालांकि 2013 में भी इनकी पार्टी जो अल्लाह अकबर तंजीम के जरिए खड़ी हुई थी और हर सीट पे जमानत जब्त हो गई इन आतंकवादी संगठनों की। हाँ, लेकिन इस बार जो इन्होंने पार्टी जिसको बैकिंग कर रहे हैं उसके सीधे तौर पर सामने नहीं आए, तो कम से कम पार्टी बैन नहीं हो जैसे पिछली बार हो गई थी और उनको एकदम फटाफट अल्लाह अकबर तहरीक बनानी पड़ी थी। तो इस बार वो नहीं हुआ, लेकिन चुनाव हारा है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन ये साफ है कि चुनाव का नतीजा जो भी हो, अगर इनका स्टैंड जो है कश्मीर पर वही रहता है, यही हालात रहते हैं कि वहाँ से आतंकी भेजे जा रहे हैं, तो भारत कम से कम बात करने के मूड में नहीं। भारत का स्टैंड क्लियर है, बहुत जैसा कि आपने भी कहा कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर, ये तो स्टैंड है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है, सरकार कोई भी है। अब एक बात है कि पहले तो कश्मीर का राग अलापते लापते थे, अब 370 जो है उसकी पुनर्बहाली की बात जो है, जो कि कतई संभव नहीं है। भारत इन सब चीजों से काफी आगे बढ़ चुका है, पाकिस्तान को अब वो बैक बर्नर पे रख के चलना जान गया है, और ऐसे में अगर कोई पॉजिटिव अप्रोच के साथ पाकिस्तान सामने आता है तो ठीक है, चाहे सत्ता जिसकी भी आए, पर्दे के पीछे जो भी हो, तो भी बातचीत भारत के साथ आगे बढ़ेगी, नहीं तो इसकी कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। बिल्कुल, इसकी गुंजाइश नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल हम इंतजार कर रहे हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतेगा और भी आधिकारिक नतीजे आएंगे, उसके बाद एक तस्वीर साफ होगी कि आखिर वहां पर सरकार किसकी बनने जा रही है, कैसे बनने जा रही है। लेकिन उमा, एक आपसे मैंने पहले भी पूछा था कि अगर मान लीजिए इतना फ्रैक्चर्ड वर्डिक्ट है कि सरकार बनने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही, फिर क्या होगा? जी देखिए, उस सूरत हाल में बात यह है कि 54 दिन की मोहलत होती है, उसमें फिर से दोबारा चुनाव जो है वो उसके लिए जाया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो सूरत हाल ना हो, किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद के जरिए जो है एक सरकार बनाने की कोशिश होगी। और सबसे बड़ा कैच क्या है, पीटीआई ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, ये सभी कह रहे हैं, पाकिस्तान के जितने भी सहाफी जानकार वहां पे हैं, बैठ के टीवी चैनलों पे यही कह रहे हैं कि पीटीआई ने उम्मीद से दोगुना नहीं बल्कि चौगुना उसको मिला है, और इस बात के बावजूद मिला है कि लीडरशिप जेल में बंद है, पार्टी वर्कर्स को कैंपेन तक नहीं करने दिया गया, पार्टी मुख्यालय को कब्जे में ले लिया गया, बैट निशान जो है वो छीन लिया गया, उस सब के बावजूद तमाम ऑड्स के अगेंस्ट जाकर ये हुआ है। लेकिन अब जो चुनौती होगी कि जितने भी उम्मीदवार जीत कर आते हैं वो इंटैक्ट रहें, एकजुट रहें, अगर वो टूटे तो फिर जो इमरान खान का एक सपना हो सकता है जेल से बाहर आने का, क्योंकि अगर आपके पास मैंडेट है तो दूसरी ताकतें भी आपसे बात करने आएंगी। और कल एक आपने रूमर की बात की, एक रूमर दूसरा ये भी चला अडियाला जेल के पास की कुछ मुलाकातें होने की जो बातें हैं वो हो रही हैं, तो ये इंप्रेशन देने की कोशिश की गई कि जो सत्ता के पीछे की ताकतें हैं वो, क्योंकि इमरान खान की पार्टी एक बड़ी ताकत बन के उभर रही है, तो उसके साथ किसी तरह का निगोशिएशन हो, डील हो, उनको जो सजा दी गई है वो आगे चल के ऊपरी अदालतों में उसको खत्म करने की बात हो, जैसे नवाज शरीफ पे खत्म कर दी गई, उनपे तो ताउम्र जो है वो उनको आयोग करार देने की बात थी, उसके बाद संविधान में भी तब्दीली की गई, और जो अभी आए तो उनके ऊपर के तमाम करप्शन चार्जेस खत्म किए गए। तो ऐसा नहीं कि एक बार सजा हो गया तो माफ नहीं हो सकता, हालांकि ये भी कहा जाता है कि उनको फांसी तक की सजा हो सकती है। तो वो जो एक पावर शेयरिंग और कैलकुलेशन जो है वो लगातार वहां पे चल रहा है। लेकिन नवाज शरीफ को, मुशर्रफ को, सबको देखने के बाद मुझे लगता है कि पाकिस्तान में किसी भी नेता के लिए दरवाजे हमेशा के लिए आर्मी बंद नहीं करती, जब उसको जो सूटेबल लगता है उस हिसाब से हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि नवाज शरीफ को कम बैक मैन कहा जा रहा है, क्या पता कल को कम बैक मैन इमरान खान ही हो जाए। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि नवाज शरीफ ने जिस तरह से सेना की सियासत में जो दखल अंदाजी थी उसके खिलाफ लड़ते रहे, इसी वजह से उनका जो है 99 में उनका तख्ता पलट हुआ, और कोई भी प्रधानमंत्री आज तक अपना टर्म पूरा हुआ है सरकार का, पार्टी का, लेकिन प्रधानमंत्री का टर्म किसी का पूरा नहीं हुआ आज तक पाकिस्तान में। तो उन्होंने सेना के खिलाफ एक बिगुल हमेशा वो फूंकते रहे, और अब जो है उनको कहा जाता है कि सेना के साथ लंदन अग्रीमेंट करके आए हैं लौट के। लंदन अग्रीमेंट जो है वो भी अपने आप में बहुत दिलचस्प एक पॉइंट किया हुआ वर्ड है जो कि इमरान खान ने पॉइंट किया। तो आप एक बताइए, कभी इमरान खान जो जेल में है, उनको जानकारी तो मिली होगी, उनकी मनस्थिति क्या होगी अभी, अगर आप कुछ
रीडिंग कर देखिए, पाए। उनको मुझे लगता है कि उनको कहीं न कहीं एक उम्मीद बंधी होगी, वो कोशिश काफ़ी वक़्त से कर रहे हैं क्योंकि वो एक इस लेवल पे चले गए कि बातचीत के लिए उन्होंने दरवाज़े बंद कर दिए। लेकिन अब उनको ये लगा होगा कि शायद अब इस तरह की रिज़ल्ट के बाद हो सकता है कि कम से कम बातचीत के लिए उनके दरवाज़े खुलें। और ये एक्चुअली जैसा आपने भी कहा कि मैंडेट अगर बड़ा होता है, तो ये एक ऑप्शन सेना भी लेकर चलेगी क्योंकि उसके पास जितने ऑप्शंस होंगे, उतना ज़्यादा कंट्रोल जो है वो सेना के पास होगा। तो ये फैक्टर जो है वो हमेशा रखेगी क्योंकि अगर आप देखें इतने सालों में आज़ादी के बाद से आप देखें तो जो 2 घराने हैं, 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो सबसे ज़्यादा और सेना तो ऑब्वियसली है, वो कंट्रोल में रही है। ये नई पार्टी आके इस तरह का एक जिसको कहते हैं इंटरप्शन और डिस्टर्ब जो पूरे बैलेंस को कर रही है, तो ये इसको किस तरह से एक समेट के अपने लिए किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको भी एक कहीं न जी। कहीं तौला जा रहा होगा। जी, अब हम बातचीत के आखिरी दौर में पहुँच रहे हैं, तकरीबन 24-25 मिनट की बातचीत हो गई, 5-6 मिनट की और करेंगे। जो आपने कहा इमरान खान को एक ऑप्शन दिया गया था, जब वो जो अपने जलसे कर रहे थे, जब वो दबाव बना रहे थे, तब ये जानकारी आई कि उनको ऑप्शन दिया गया, एक बिज़नेसमैन के ज़रिए उनको ये संदेशा भिजवाया गया कि वो मुल्क छोड़ दें, तो उनके खिलाफ जो है वो मामले जो है शिथिल कर दिए जाएँगे, उसको रोक दिया जाएगा, लेकिन वो पाकिस्तान से बाहर जाना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। और अगर वो बड़ी ताकत बन के उभरते हैं, उनकी पार्टी को उभरने दिया जाता है और उनके पास अगर मान लीजिए 100 के आसपास भी उनके जो विधायक, उनके जो नेशनल असेंबली मेंबर्स हैं, वो चुन के आते हैं, तो एक पॉलिटिकल फोर्स के तौर पे उनकी जो उपादेयता है, उनका जो एक स्ट्रेंथ है, वो बना रहेगा और पब्लिक क्योंकि उनके साथ है, तो एक बार पाकिस्तान की सेना को भी सोचना पड़ेगा कि उनको एक किस तरीके से एक इज्जत के साथ उनको एक जगह दें और किस तरीके से उनका फ्यूचर, उनका जो मुस्तकबिल है, वो तय करें। हालाँकि जो भी चुनकर आता है पाकिस्तान में उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। सेना भले ही बैक कर रही हो किसी को भी लेकिन चुनौती आर्थिक फ्रंट पर बहुत बड़ी है क्योंकि अभी इसको फेल्ड स्टेट कहा जा रहा है लेकिन वहाँ के लोग भी चाहते हैं कि आर्थिक स्थिति सुधरे और ये शायद सबसे बड़ी चुनौती होगी। तो हम फिर से एक बार आपको बता दें कि चुनाव के नतीजे जो हैं उसमें जो शुरुआती रुझान आए थे उसमें पीटीआई सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उनके निर्दलीय उम्मीदवारों के नजरिए से नजर आई थी, लेकिन ट्रेंड चेंज हो रहा है। पीटीआई अभी भी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे नजर आ रही है, लेकिन पीएमएलएन ने सीट गेन करना शुरू किया है और ये भी कहा गया कि शुरुआती 15% के वोटों की गिनती पे शुरुआती नतीजे आए थे, अब वोटों का परसेंटेज बढ़ रहा है तो पीएमएलएन की जो लीड है वो बढ़ रही है। पीपीपी भी बहुत पीछे नहीं है अभी तक के नतीजों के हिसाब से। तो ये ट्रेंड अगले 2-3 घंटे में जाकर साफ होगा, शाम तक तस्वीर साफ होगी और फिर हम आपके सामने नतीजों के ऊपर एक जो अपनी बातचीत है वो लेकर सामने आएंगे। जी, बिल्कुल। शुक्रिया। शुक्रिया।